तो हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस पार्ट 1 वीडियो में। ये जियोलॉजी रिवीजन क्लास 11th का बहुत यूज़फुल वीडियो है। यानी कि जो नोट्स हम बनाए थे वो नोट्स मेरे को मिल चुका है और उसी नोट्स को हम लोग ऑन द लैपटॉप एकदम बढ़िया से रिवाइज करेंगे। मैं आपको गारंटी करता हूं कि 3 से 4 पार्ट में वीडियो मेरा बनने वाला है। छोटा छोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है और टोटल मेरा फाइनल कर देंगे इसमें। और आपको एक भी सवाल इससे अलग नहीं पूछ सकता, इतनी गारंटी है। सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्लास 12th में आपको इसी तरीके का हेल्प मिलने वाला है। मैं आ गया हूँ लैपटॉप के स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरा नोट्स पूरी तरीके से खोल चुका है, जो कि ये फ़ोन में नहीं खुल रहा है, इसलिए मैं ये नोट्स जो है सभी को प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। देखिए पहला चैप्टर जो मैंने बनाया हुआ था यहाँ पे, जो कि है अध्याय 1 भूविज्ञान एक परिचय जियोलॉजी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसी में हमने ऐसा कुछ नोट्स बनाया है जो सवाल को इंक्लूड करे। तो पहला सवाल आप जो है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भूविज्ञान की एक उपयुक्त आपको क्या करना है, परिभाषा जो है देना है। इसी का इंग्लिश में भी कि गिव ए सुटेबल डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजी। अब इसमें आपको देखिए इसमें जो मैंने आंसर दिया है ये तो प्योर सब्जेक्टिव है, तो आपको सब्जेक्टिव से तो कोई लेना देना है नहीं। आप बस इसको पढ़ते चलो, स्पीड में पढ़ लोगे, टोटल ऑब्जेक्टिव भी फाइनल हो जाएगा। देखिए ऐसा शास्त्र जिसमें हमें पृथ्वी या उसके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है ना, उसे हम लोग भूविज्ञान कहते हैं। ठीक है, एरो पे आप देख सकते हैं जियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रिचर्ड डी बरी ने किया था। कब किया था इसको भी आप देख सकते हैं, 1473 में। ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जियोलॉजी जो है ग्रीक भाषा का एक शब्द है, इसको भी आप देख सकते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी का विज्ञान होता है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद इसी को जस्ट आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मतलब यहाँ पे साफ है कि इतिहास के बारे में, पृथ्वी के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और यहाँ पे एक जो सवाल आया वो आया कि जियोलॉजी शब्द का प्रयोग रिचर्ड डी बरी ने किया था। कब किया था वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे 1473 ईस्वी में। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है नंबर 2 यहाँ पे कि भूविज्ञान का उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र का उल्लेख करना है आपको, कि भाई भूविज्ञान जो है इसका कार्य क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर आपको उतना ज़्यादा नहीं है। देखिए पृथ्वी एक विशाल पिंड है जिसकी आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। कितनी है पृथ्वी की आयु, कितनी है, 5 अरब वर्ष है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के उत्पत्ति के साथ वायुमंडल, जलमंडल तथा जैव मंडल का भी जो है विकास हुआ था। इन मंडलों के निर्माण के साथ साथ हमें इनके बारे में भी अध्ययन करना होता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना एवं विस्तार, पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ना होता है, पर्वत के बारे में पढ़ना है, जीवाश्म पढ़ना है, सागर पढ़ना है, ये सब के बारे में जो है स्टडी करना होता है। इंग्लिश वालों के लिए भी इंग्लिश में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और मैंने सवाल के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई देखिए कि भूविज्ञान का उद्देश्य क्या है, भूविज्ञान आखिर हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग को ज़्यादा उतना नहीं पढ़ना है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पे भूविज्ञान का उद्देश्य पृथ्वी के इतिहास के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं। अब सवाल आता है कि पृथ्वी के इतिहास के बारे में स्टडी किसके द्वारा करेंगे, तो भूविज्ञान के द्वारा। इसके इतिहास से संबंधित समस्त जानकारी जो है हमें किससे मिलती है, चट्टानों से मिलती है। चट्टानों की उत्पत्ति से ही हमें पृथ्वी की रचना के बारे में भी पता चलता है। कालानुक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि 12th में काम करेगा। इसके अध्ययन से हमें कालानुक्रम के बारे में पता चलता है कि किस युग में किस प्रकार के चट्टानों की रचना हुई थी। इसके अलावा पृथ्वी की आयु हम लोग पढ़ लेते हैं, उसकी रचना पढ़ते हैं, खनिज पढ़ते हैं, सेल पढ़ते हैं, इत्यादि का अध्ययन भूविज्ञान का उद्देश्य है, जो कि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखिए यहाँ पे कि जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं किसको किसको है, तो ये था कि भू रसायन को पढ़ते हैं सबसे पहले। इसके बाद नंबर 2 आता है यहाँ पे संरचनात्मक भूविज्ञान, इसके बाद आता है भौतिक भूविज्ञान, इसके बाद आर्थिक, इसके बाद क्रिस्टल, इसके बाद यहाँ पे खनिज की, इसके बाद सेल विज्ञान, जो कि यहाँ पे बहुत जरूरी है नहीं है। ठीक है, अब आपको हम एक एक करके आपको बताते हैं यहाँ पे कि देखिए सबसे पहले आता है क्रिस्टल भूविज्ञान क्या होता है। तो भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्रिस्टल खनिजों की आकृति तथा उनके निर्माण का अध्ययन करना होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल भूविज्ञान बोलते हैं। इसके बाद देखिए खनिज भूविज्ञान क्या होता है, खनिज भूविज्ञान क्या है, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट इज मिनरलॉजी, ठीक है, मिनरल जियोलॉजी, इसी को मिनरलॉजी भी हम बोल सकते हैं। भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम खनिजों का स्टडी करते हैं, उसे खनिज की भूविज्ञान कहते हैं। बस इसके अलावा आपको आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी एक जो है ऑब्जेक्टिव आपका फाइनल होता है। इसके बाद सैल्की भूविज्ञान क्या है, मैं आपको बता दूं, सैल्की को हम लोग सेल बोलते हैं। सेल मतलब पत्थर होता है ना, चट्टान होता है। तो देखिए भूविज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम चट्टानों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम सेल की भूविज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसे ही सेल विज्ञान भी हम लोग बोल देते हैं, और सेल विज्ञान को ही इंग्लिश में हम लोग पेट्रोलॉजी बोल देते हैं। कोई दिक्कत है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी है ना, अंडर विच वी स्टडी रॉक्स इज कॉल्ड जियोलॉजी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रॉक जियोलॉजी। यहाँ पे कॉल्ड जियोलॉजी नहीं, यहाँ पे पेट्रोलॉजी आपको कर देना है, क्योंकि सैलो के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप पेट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है,
अगला है जियोकेमिस्ट्री क्या है, यानी कि जिसके अंतर्गत हम लोग सेल पढ़ेंगे, खनिज विज्ञान दोनों से पढ़ेंगे। उससे हम लोग खनिजों के परमाणुओं के बारे में भी स्टडी करते हैं, यानी कि पृथ्वी के अंदर के बारे में। देखो भू रसायन है ना, जियोकेमिस्ट्री, पृथ्वी से संबंधित जितने भी रसायन हैं उन सभी के बारे में स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, भू रसायन बोल देते हैं। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे ये वाला जो टॉपिक होता है ये आपका खत्म होता है। समझ आ गया। अब आते हैं सेकंड वाले में कि सेकंड वाले चैप्टर में क्या है। पहले वाले चैप्टर में कुछ नहीं था। पहले वाले चैप्टर में तो आपको इतना तो पता है ना कि चैप्टर का केवल यहाँ पे परिचय पढ़ना था, भू विज्ञान एक परिचय, यानी कि जियोलॉजी इंट्रोडक्शन, जिसको हम लोग डिसिप्लिन्ड जियोलॉजी भी बोल देते हैं। आइए चलते हैं सेकंड वाले चैप्टर की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं सीरियल से जैसे जैसे पढ़ाया हूँ वैसे वैसे जो है आपको रिवाइज करवाते चल रहा हूँ। यहाँ पे चैप्टर 3 है जो कि आपको इतना लेकर नहीं चलना है, आपको टॉपिक चलना है कि वीडियो में मैं सीरियल वाइज करवाते चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए अपक्षय एवं अपर्दन के बारे में अब हमें पढ़ना है, जो चीज़ मैं आपको बहुत बार ये टॉपिक को पढ़ा भी चुका हूँ, जिसको विदरिंग एंड इरोजन कहते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला पॉइंट, अपक्षय क्या होता है। ये अभी जस्ट मैंने अभी कुछ घंटे पहले, कुछ दिन पहले, मतलब कुछ समय पहले मैंने 2019 का जो है सब MCQ करवाया हुआ है प्रीवियस। ठीक है, तो उसमें भी ये सवाल आया था अपक्षय से संबंधित। तो अपक्षय क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये दोनों के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए परिभाषा पहले पढ़ लो कि परिभाषा क्या होता है। चट्टानों का अपने स्थान पर ही टूट फूट कर विघटन एवं अपघटन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपक्षय बोलते हैं। यानी कि चट्टान अपने ही जगह पर टूटेंगे फूटेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपक्षय बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपक्षय में ताप, दाब, वर्षा ये सभी का योग हो जाता है, योग। ठीक है ना, जो कि इतना हमें डिटेल में यहाँ पे नहीं चलना। अब देखिए ये सवाल पूछता है कि अपक्षय क्या होता है। ये तो सवाल रिपीटेड है भाई साहब, ये सवाल कब पूछेगा कोई गारंटी इसका नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास आता है यहाँ पे अपक्षय का प्रकार कि अपक्षय भैया कितने प्रकार के होते हैं। तो अपक्षय आपको पढ़ा दिए थे, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक अपक्षय, इसके बाद रासायनिक अपक्षय, इसके बाद जैविक अपक्षय होता है। ठीक है, 3 प्रकार के अपक्षय होते हैं। भौतिक अपक्षय आपको हम पढ़ा दिए हैं कि इस प्रक्रिया में चट्टानों का विघटन एवं भौतिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसमें चट्टानों का फैलाव एवं संकुचन के कारण जो है उनमें क्या हो जाती है, दरारें उत्पन्न हो जाती है, जिससे उनका टूटना फूटना शुरू हो जाता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, टूटना फूटना शुरू हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया। रासायनिक अपक्षय क्या है कि सेलों के तत्व जब रासायनिक अभिक्रिया करके चट्टानों का अपघटन करते हैं तो उसे हम लोग रासायनिक अपक्षय कहते हैं। यानी कि रासायनिक अपक्षय केमिकल रिएक्शन कर करके चट्टान टूटेंगे। इसमें क्या होता है कि आर्द्र जलवायु तथा जल इत्यादि का योग होना आवश्यक है, यानी कि जब तक ये नहीं रहेंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन इत्यादि गैसों का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसके बाद हमारा आता है जैविक अपक्षय, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि अपक्षय की क्रिया में जैविक तत्वों का भी सहयोग होता है, जैसे मनुष्य का हो गया, वनस्पति को जग गया, घास हो गया, इस सब का। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि नोट करना चाहते हैं तो रासायनिक अपक्षय हो गया, जैविक अपक्षय हो गया, स्क्रीनशॉट आप सिंपली ले सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसी का इंग्लिश है फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग, बायोटिक विदरिंग, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि आप भी अगर चाहते हैं तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा आता है कि बायोलॉजिकल विदरिंग। ये क्या होता है भाई, बायोलॉजिकल विदरिंग, जो कि बायोटिक अभी हम जस्ट बता चुके थे कि जीव जंतुओं का भी बहुत ज़्यादा सहयोग होता है। ठीक है, अब यदि अपक्षय को हम नियंत्रित करना चाहें, यानी कि उनको रोकना चाहें कि चट्टान को नहीं तोड़ना है, तब उसका नियंत्रित करने का कारण हमारे पास क्या हो जाएंगे। व्हाट इज ए फैक्टर्स कंट्रोलिंग विदरिंग, कि फैक्टर्स क्या है जिससे हम विदरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अपक्षय का प्रभाव सभी सेलों पर बराबर नहीं पड़ता। अब सब सेल बराबर टूटता है क्या, नो, ठीक है ना, क्योंकि सभी सेलों की संरचना अलग अलग हो जाती है। संरचना अलग अलग होने की वजह से एक जैसा हम लोग उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। इस क्रिया को नियंत्रित करने वाले कारक जो है निम्नलिखित हैं, यानी कि पहला कारण यहाँ पे आता है कि सेल की कोमलता एवं कठोरता डिपेंड करता है कि सेल कितना मजबूत है, पत्थर कितना मजबूत है। जैसे कि अपक्षय क्रिया के प्रभाव के कारण कोमल चट्टानों के कठोर है ना चट्टान की अपेक्षा आसानी से टूट जाता है। जैसे कि कठोर चट्टान की अपेक्षा कोमल चट्टान जो होगा बड़ी जल्दी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वैसा जगह जहाँ कठोर एवं कोमल चट्टानों दोनों पाया जाता है वहाँ की धरती उबड़ खाबड़ होती है। सवाल पूछ देगा कि भाई धरती उबड़ खाबड़ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे कोमल एवं कठोर दोनों प्रकार की सेल पाई जाती है, इसलिए धरती क्या हो जाती है, उबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 कंट्रोलिंग पावर यहाँ पे है सेल संधि, जिसको सेल का ज्वाइंट जोड़ कहते हैं। ठीक है, देखिए जोड़ वाली सेलों में अपक्षय की क्रिया तेजी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए वलन आपको पढ़ाए थे ना, वलन क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा सा सेल है, उसमें टूट फूट लगा लगने, तो वो टूट फूट के कारण जो चिन्ह उत्पन्न होता है उसी को वलन बोलते हैं। तो उसमें बहुत जल्दी मान लीजिए टूटना है, पहले से दरार उत्पन्न है तो तोड़ने में तो लेट लगने वाला है नहीं, है कि नहीं।
इसके बाद तीसरा है हमारे पास धरातलीय ढाल की, जो ढालू एरिया होता है उसमें कि वर्षा इत्यादि के कारण धरातलीय क्षेत्रों में अपक्षय काफ़ी तेज हो जाता है। वनस्पति का आवरण की, इनसे जुड़ी सेलों को तोड़ने में काफ़ी सहायक होते हैं, यानी कि पेड़ पौधे बड़ी जल्दी सेल को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये भी इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको भी आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। इसके बाद यहाँ पे भी दिया हुआ है। इसके बाद चलिए अपर्दन क्या है भाई साहब। अपर्दन तो पता ही है, मिट्टी में कटाव को अपर्दन कहते हैं। भूपृष्ठ में मिट्टियों के कटाव होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपर्दन कहलाती है। बहुत पुराना नोट है ये। द प्रोसेस ऑफ इरोजन इन द सॉइल ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन प्रोसेस। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इरोजन बोल देते हैं। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, अपर्दन को कंट्रोलिंग पावर बता देना है कि कौन कौन चीजें हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं। अपर्दन को नियंत्रित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जो कि सबसे पहला आता है वृक्षारोपण, जो कि हम आपको वीडियोज में भी बता चुके हैं, आपको लेक्चर वीडियो देखना अत्यंत आवश्यक है। पादपों की जड़ें मृदा को बांधे रखने का कार्य करती है तथा मृदा अपर्दन के समय वहाँ की मिट्टियों पर, ये मिट्टी है ना, ये वाला मिट्टी है, मिट्टियों पर कोई असर नहीं पड़ता है। यानी कि पेड़ का जड़ जो होता है मिट्टी को बांध कर रखता है, और कितना भी बारिश हो जाए, पानी मतलब मिट्टी कटे तो मिट्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ढालू क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा बांध बना देंगे हम लोग, जिससे उसको रोक सकते हैं। इसके बाद खेतों की जुताई उसके तल के आधार पर विपरीत दिशा में करने से भी अपर्दन को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। कि खेत अगर ढालू है तो उसके विपरीत हम जुताई करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश में भी है, आप इसे नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर, है ना। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, ये भी एक प्रकार से हमारा जो पॉइंट है वो खत्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट वाले में मिलने वाला है।